वेलकम बैक टू सबसे बड़े पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को मसनूई महंगाई से रिलीफ देने के लिए अब बड़ा फैसला किया गया है, जो कि सूबाई कबीना के इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने किया है। उन्होंने सहूलत बाज़ारों और सहूलत काउंटर्स के क़याम और अशिया ज़रूरत की फराहमी के लिए काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल को फौरी इक़दाम उठाने की हिदायत दी है। हाँ जी, ऐसे ही है। पंजाब काबीना ने ये फैसला किया कि सूबे में सहूलत बाज़ारों के क़याम होंगे। ये मंजूरी उनकी जानिब से दी गई है। 337 सहूलत बाज़ारों के बारे में बताया जा रहा है और सहूलत काउंटर्स भी कायम किए जाएंगे। साथ ही आटे का थैला जो है, जहाँ पर 10 किलो का थैला मिल रहा होगा 430 रुपए में, और सहूलत बाज़ारों में आवाम को फल, सब्जियां, दालें और चावल भी अर्जा नर्ख पर मिलेंगे और इसके ऊपर एक चेक भी रखा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और महंगाई के इससे जो बोझ के तले आवाम इस वक्त पिस रही हैं, उनको इन तमाम तर सूरत हाल में सहूलत मिलेगी। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से भी। तर्जमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, जान फैसला क्यों किया गया, ये मंजूरी क्यों दी गई है, क्या फ़ायदा होगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा, 337 की बात की जा रही है कि सहूलत बाज़ार कायम किए जाएंगे, वजह क्या बनी? और कोई तरीका नहीं था कि महंगाई को कंट्रोल किसी और तरीके से किया जा सकता, और क्या फ़ायदा होगा आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी, कोई सुबह भर में 337 सहूलत बाज़ार कायम किए जा रहे हैं, और इनके पीछे जो मकसद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सीएम उस्मान बुज़दार साहब, के जो गरीब आवाम है, वो लोग जिनके ऊपर ये जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है, उनको उससे निकालने के लिए हमने ये सहूलत बाज़ार कायम करने का इरादा किया है। और इसके पेश नज़र क्या है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किए हुए हैं, इसी तरह सस्टेनेबल प्रोग्राम्स जिनके तहत जो खते गुर्बत से नीचे की लकीर पे जो लोग चले गए हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करने का एक ही तरीका है कि एक तो साथ साथ हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, साथ जीडीपी ग्रोथ का इम्पैक्ट इंशाल्लाह आम आदमी के ऊपर भी आएगा, प्लस जो टारगेटेड सब्सिडी है वो हमारा एक, अगर मैं कहूँ तो तुरा इम्तियाज इस तरह से बनता है कि जो लोग डिजर्व करते हैं सब्सिडी उनको दी जाए, ना कि माजी की तरह सब्सिडी चाहे अरबों रुपए की भी होती थी, जब वो 22 करोड़ आवाम के ऊपर डिवाइड करते थे, जिसके बेनिफिशियरी मैं और आप भी होते थे, जबकि अगर हमें जरूरत नहीं है तो हमें वो अवेल नहीं करनी चाहिए। तो ये टारगेटेड सब्सिडी की एक खूबसूरत एग्जाम्पल है कि इन 337 सहूलत बाज़ारों को लोग इंजॉय करेंगे जो डिजर्व करते हैं। अच्छा मुसर्रत साहिबा, क्वालिटी की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी आवाम है वो शिकायत करती दिखाई देती है कि सहूलत बाज़ारों में अशिया का मयार बेहतर नहीं है। तो इन तमाम तर शिकायत का अजाला कैसे करेगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये बात माजी का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा। कि ये समझना कि जो भी सहूलत बाज़ार है, सपोज रमज़ान बाज़ार, तो आपके सामने अभी रिसेंट पास्ट में रमज़ान गुजरा है और हमारे 3 सालों में जो बाज़ार लगे, वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि जहाँ कहीं भी अगर किसी ने सब स्टैंडर्ड चीज़ रखने की कोशिश भी की तो ना सिर्फ उसकी सरजनिश हुई, बल्कि उनको रिजेक्ट किया गया और कंडेम किया गया और उसके ऊपर एक्शन लिए गए। जहाँ तक रह गए सहूलत बाज़ार, तो ये चीज़ तय कर लें कि यहाँ पे जो सुपर स्टोर के ऊपर जो चीज़ें मुहैया होंगी, जिस क्वालिटी की क्वालिटी वही होगी, उसके ऊपर कंप्रोमाइज किया नहीं जा सकता। अगर उसके ऊपर कंप्रोमाइज करना है, सब स्टैंडर्ड चीज़ें देनी है लोगों को, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सहूलत बाज़ार कायम करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बात मेक श्योर कर लें जो मेरे सुनने वाले हैं कि किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज उसमें जो आवाम की बेहतरी की होगी कि उनको वो चीज जो किसी बड़े जनरल स्टोर या सुपर स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है, सेम चीज उनको मिलेगी बट सब्सिडाइज्ड। यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन सी अशिया हैं कि सहूलत बाज़ारों में तरजीही बुनियादों पर जिन पर सब्सिडी दी जा रही है? देखें, सहूलत बाज़ारों के अंदर अशियाए खुर्दोनोश की तमाम ऑलमोस्ट चीज़ें मुहैया होंगी। और जो हमारे सहूलत बाज़ार या सहूलत काउंटर होंगे, उनके ऊपर 10 किलो आटे का थैला कोई 430 रुपए में दस्तयाब होगा। ये वही आटा होगा जो आम मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह दालें, सब्जियां और तमाम ऑलमोस्ट जो एडिबल हैं वो वहाँ पे होंगी, फ्रूट्स भी उनमें शामिल हैं। और आवाम के लिए ये सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिजर्व करते हैं। तो ये मैं अर्ज कर दूं कि
एडिबल्स वहाँ पे मौजूद होंगी सारी, और सब्सिडाइज्ड रेट पे होंगी। मार्केट जो ओपन मार्केट है, जो अच्छे स्टोर्स हैं, जो उनका म्यार है उनके बराबर होगा। और इंशाल्लाह जहाँ कहीं, मैं ये नहीं कहती कि शिकायत मौसूल नहीं होंगी, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ कहीं शिकायत मौसूल हुई तो उसके हुकूमत पंजाब बर वक्त एक्शन लेगी। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि सहूलत बाज़ारों का अब आप लोगों ने किया तो है, इस्तेमाल करें, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगा या फिर आर्जी बुनियादों पर? नहीं, ये आर्जी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बल्कि इससे बेहतर फॉर्म आगे आने वाले टाइम में उसकी फॉर्म क्या होगी। लेकिन जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने अचीव करना है, वो ये है कि एक तो टारगेटेड सब्सिडी, और जो खते गुर्बत से नीचे हैं उनको आम आदमी के बराबर उनको लेके आना, उनकी कुव्वत खरीद को इम्प्रूव करने के लिए मल्टी डायमेंशनल वर्किंग हो रही है, जिसमें उनकी इनकम को बढ़ाना, प्लस रोजगार के मौके भी देना, प्लस पर कैपिटा कैलोरीज को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया है, उसको हम केटर कर रहे हैं। कोई भूखा ना सोए, सहूलत बाजार और मल्टी डायमेंशनल वर्किंग के थ्रू। तो आने वाले टाइम में साथ साथ जो पैरेलल वर्किंग हो रही है, आई वांट टू टेल यू आपके चैनल के तवज्जुह से कि डेटाबेस के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, कि ओरिजिनल डाटा जो टारगेटेड सब्सिडी है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको जाके मिले, और उसमें कोई भी गैर मुस्तहिक किसी भी हमारे मंसूबे का बेनिफिशियरी फिल वक्त ना हो। फिर आगे जैसे सेहत को हमने फॉर टोटल पॉपुलेशन कर दिया, उसमें कोई साहिब हैसियत है नहीं है, सब इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पूरी पंजाब की पॉपुलेशन उसकी बेनिफिशियरी होगी। लेकिन जो ये वाली चीजें हैं, ये हम मुस्तहिक लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो और बेहतर हो, और फिर तमाम जो भी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है वो तमाम पॉपुलेशन के लिए भी हम दे पाएं। लेकिन फिल वक्त ये कि एक ऐसे लोग जिनको हमें उठाना है, जिनकी हमने पर कैपिटा जो ग़िज़ाई किल्लत है उसको पूरा करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा आने वाले टाइम में, बल्कि अभी भी इशू है जो कि हाईलाइट नहीं हुआ, कि जो पर पर्सन जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं हम उनसे बहुत कम खा रहे हैं हमारे लोग। तो उसको इंक्रीज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बल्कि मैं तो ये देख रही हूँ कि इस चलते जुलते और बहुत सारे मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सारिफीन का ताहाल एतमाद बरकरार नहीं हो सका। यही वजह है कि कंपनी को आए रोज़ यकीन दहानी करवानी पड़ती है कि भाई हम कुछ नहीं देख रहे हैं, आपके मैसेजेस कोई ना कोई ऐलान वो करती रहती है। फिर इस तरह की जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी को लेके, तो प्राइवेसी पॉलिसी की तब्दीली के बाद अब सारिफीन की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक बार फिर से इक़दाम शुरू कर दिए ताकि उनका एतमाद बहाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। नई पॉलिसी है क्या? नई पॉलिसी है। नई पॉलिसी सामने आने के बाद ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी। पहले अफवाहों की बात कर लेते हैं, फिर जो व्हाट्सएप की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अफवाहें हैं, वो भी आपको बताते हैं कि अपने सारिफीन से तमाम किस्म का जो डेटा है उसकी मुंतकली की इजाज़त मांग ली गई है, जिसके बाद कंपनी अपनी मर्जी से ये तफसीलात फेसबुक समेत किसी भी थर्ड पार्टी को फ़रोख्त कर सकती है। ख़ास तौर पे मार्केटिंग के लिए ये फ़रोख्त की जा सकती है। फिर आप क्या करते हैं, होता भी ऐसा ही है ना कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं, ऐसा हुआ कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आप मोबाइल के अंदर कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो फिर आपको वैसी ही चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और ये वैसे तमाम तरफ अफवाहें थी। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर व्हाट्सएप ने सारिफीन का एतमाद बहाल करने के लिए उनकी चैट की तस्वीर शेयर की है और बताया कि सारिफीन का डेटा जो है वो टेक्नोलॉजी लेयर्स यानी कि तहों की सूरत में महफूज होता है। व्हाट्सएप ने ये भी बताया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम जो है वो जदीद हो गया है। हाँ, और जहाँ सारिफीन के डेटा की हिफाजत लेयर्स की सूरत में की जाती है, कंपनी ने एक बार फिर सिक्योरिटी की ज़मानत लेते हुए सारिफीन के पैगाम की तस्वीर शेयर की है जिसमें कुछ भी पढ़ने के काबिल नहीं था। अच्छा इकरा, है क्या? अब उन्होंने कहा कि जी कि ये तो सिंपल कोडिंग है, और ख़ास तौर पे हम एंड टू इंक्रिप्शन को भी देख रहे होते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो उस वजह से अब आपने क्या किया, उन्होंने भेजा कि जी कि किसी ने किसी को हेलो लिखा है, तो वो हेलो लिखा हुआ कंपनी को भी शो नहीं हो रहा, वो व्हाट्सएप को भी शो नहीं हो रहा। ये व्हाट्सएप दावा कर रहा है, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं। हम ये उनका जो दावा है आप तक पहुंचा रहे हैं। वो कुछ कोड्स हैं,
कोड से पता ही नहीं लग रहा कि जी कि वो क्या है और क्या नहीं है, और वो करेंगे जी फेसबुक को भी हम नहीं बता रहे हैं। कोई डेटा जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, आपका सारा डेटा जो है वो महफूज है और हमें सिर्फ कोडिंग ही मौसूल होती है, हमें और कुछ नजर नहीं आता है, तो आप लोग परेशान हम आपकी चैट्स नहीं पढ़ सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं ये हम नहीं पढ़ सकते हैं, आप क्या कॉल कर रहे हैं ये हमारा भी कोई नुमाइंदा जो है चेक नहीं कर सकता। ये एक दावा किया गया और बार बार जो है ये यकीन दहानी करवाई जा रही है सब लोगों को जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी भी खदशात मौजूद हैं लोगों के अजहान में और लोग कह रहे हैं कि शायद हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उन्होंने दावा तो किया है, अब आगे सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हो जाए वो उसको कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कंपनी की जानिब से ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल एक और अहम चीज़ भी है, FATF का बिल्कुल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो वर्चुअल इजलास है वो जारी है। और कहा जा रहा है कि 21 जून से 25 जून तक की जो इजलास जारी है इसमें पाकिस्तान किसान के लिए तजवीज़ करदा 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला भी किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ऐसे इजलास पाकिस्तान के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की काविशों को तो सराहा जा रहा था, पिछले इजलास में भी हम देख रहे थे, लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं हुए। अब पाकिस्तान के मालियाती और कानून नाफिज करने वाले इदारों के माहिरीन पर मुश्तमिल वफ़द ने वीडियो लिंक के जरिए FATF इजलास को अपने इक़दामात से आगाह करना है और पाकिस्तानी हुकाम का ये दावा है कि FATF के 27 में से 26 निकात पर मुकम्मल या काफ़ी हद तक हमने अमल दरामद कर लिया, लिहाजा पुरुमीद है कि इन इक़दामात के नतीजे में इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया लेकिन दफ्तर खारिजा की जानिब से जो तर्जुमान है उनके जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, उन्होंने वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया है। पाकिस्तान की पेशरफ्त को FATF और आलमी बरादरी ने भी सराहा है, ताहम तज्जियाकार ये कहते हैं कि तकनीकी बुनियादों पर पाकिस्तान को निगरानी की फहरिस्त से निकालने का फैसला आइंदा इजलास तक मौखर किया जा सकता है। यानी कि एक बार फिर जो है हमें शायद इंतजार करना पड़े, लेकिन हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है निकाल दिया जाएगा। तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि आलमी सियासत की ज़रूरियात के तहत पाकिस्तान की काबिल कदर कारकर्दगी के बावजूद इसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा सकता है। साथ एब्सोल्युटली नॉट जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, अब उसको भी इसके साथ लिंक किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा सीधा सा मौक़िफ़ अपनाया है जो अवाम की तर्जुमानी की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ मामलात उधर और तरह से हो रहे हों। पहले ही हम ये देख रहे हैं कि सियासी मामलात होते हैं जब लॉबिंग ऊपर हो रही होती है। तो बात कर लेते हैं, मुमताज़ माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 निकात पर तो सर अमल दरामद कर चुका है, क्या आप पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से पुरुम्मीद हैं? देखिए, सन 2019 में पाकिस्तान को एक 27 नुकाती एक्शन प्लान दिया गया था। हमारी कमजोरी ये रही कि बहुत लंबा अरसा लगाया हमने उन पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद करते हुए। 2020 का नतीजा ये था कि 21 पॉइंट उसमें से मुकम्मल हो गए थे, 6 पॉइंट्स का अभी भी बकिया रह गया था। 2021 में अब हमें हुकूमत पाकिस्तान ये बता रही है कि 27 में से 26 पॉइंट जो हैं वो हमने पुर कर दिए हैं, एक अभी जो है वो बाकी रह गया है। तो एक तो हमारी कमजोरी है, हमें उसका एतराफ़ करना होगा कि इतना लंबा अरसा लगा हमें ये पॉइंट्स जो है उसको पूरे करते हुए। अब FATF का जो तरीका कार है उसमें 3 उसके पिलर्स हैं। वो पहले अपने मेंबर ममालिक को कहता है कि आप कानून साजी के हवाले से मामला पूरा करें। हमने शायद ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कानून साजी नहीं जो है वो ऑलरेडी कर डाली है। फिर वो इदारों में काबिलियत पैदा करने को कहता है कि आप अपने इदारों को इस काबिल बनाएं कि जो कानून साजी आपने की है उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। फिर फाइनल सवाल वो पूछता है कि आपने कितने लोगों को एक्चुअली सजा दी है उन कवानीन के तहत। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जो देखी हैं। पहला तो ये कि FATF वाले कहते हैं या एशिया पैसिफिक ग्रुप वाले कहते हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है पाकिस्तान में, यानी कि बड़ी अहम किस्म की पेशरफ्त हुई है, हम आगे बढ़े हैं, इसका इकरार एशिया पैसिफिक ग्रुप ने खुद से किया है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अभी भी स्ट्रेटेजिक डिफिशिएंसीज का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक किस्म की अभी भी कुछ कमजोरियां जो हैं वो रह गई हैं। FATF का जो तरीका कार है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें उन लोगों को कि जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यानी कि शनाख्त करनी है उन लोगों की। दूसरे स्टेज पे उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उनकी तफ्तीश करनी है।
तीसरे पे प्रोसिक्यूशन होनी है, उनको अदालतों में ले जाके उनके खिलाफ मुकदमा चलाने हैं, और चौथा है कि उनको सजा देनी है। अब जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर हमने कोई 2420 केसेस की तफ्तीश की है। तफ्तीश करने के बाद तकरीबन 300 और कोई 50 के लगभग केसेस जो हैं उनके ऊपर मुकदमा चले हैं अदालतों में, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जिसको एक्चुअली सजा दी गई है। तो ये हमारी कमजोरी अभी भी रह गई है कि हम सजाएं नहीं दे पा रहे। हमने शायद कानून साजी पूरी कर दी है, हमने इदारों को काबिल बना दिया है, लेकिन अभी सजाएं पूरी नहीं दी जा रही। सलीम साहब, आप नहीं समझते कि फेटफ को पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी कम करने के लिए आलमी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं? तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को फेटफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कौन से डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल करने चाहिए? आप दुरुस्त कह रहे हैं। वाकई में चाहे वो FATF हो या IMF हो या वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे हों, वो न सिर्फ मालियाती इदारे हैं, वो सियासी इदारे भी उसके साथ हैं। और जो ताकतवर मुल्क हैं वो इनको इस्तेमाल भी करते हैं कमज़ोर ममालिक के खिलाफ अपनी सियासी पॉलिसी उसको उनके ऊपर आयद करने के लिए। अब हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में फंसा है। कई सालों से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है, ट्रिलियन हार्ड डॉलर उसके ऊपर बहा चुका है, लेकिन वो जंग जीत नहीं पा रहा। अब वो जब इस मुल्क से निकल रहा है अफगानिस्तान से, तो उसको पाकिस्तान की जरूरत है, और वाज़ेह तौर पे वो IMF को भी, वो वर्ल्ड बैंक को भी और वो FATF को भी सियासी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे एक और पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरी सामने आ जाती है। अभी जो बजट हमने वजीर खजाना साहब ने पेश किया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 4000 अरब रुपए का इस बजट के अंदर खसारा होगा, और तकरीबन 3000 अरब के कर्जा जात हैं जो हमने बैरूनी इदारों से, बैरूनी कमर्शियल बैंक से रेज करने हैं। तो जब हमारी अपनी कमजोरी है, तो फिर अमेरिका जैसे मुल्क जो है उसका फायदा उठाते हैं और उसको इस्तेमाल। ठीक है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका की पोजीशन जो है वो इस वक्त बड़ी अजीब सी है इस वक्त खत्ते में, और गुज़श्ता कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि आलमी क़ुव्वतों ने भी पाकिस्तान पर मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर दबाव डाला है। हम इसराइल का मामला देख लें, अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान मेडे फ्राहम करने का मामला देख लें, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ देखें। क्या इन मुतालबात से इनकार अब जो किया गया है, फेटफ की ग्रे लिस्ट से ना निकलने की बड़ी वजह फिर से तो नहीं बन जाएगा? बड़ी वजह तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वजह जरूर हो सकती है। देखिए, इसी दौरान जब आज से 2-2.5 साल पहले हमें 27 मुकाती एजेंडा एक्शन प्लान दिया गया था, मंगोलिया और आइसलैंड दो ऐसे ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट से निकल चुके हैं। मंगोलिया जैसा मुल्क भी आप सोचिए कि उसने जितने भी उनको उनकी कमजोरियां बताई गई थी, उन्होंने पिछले साल भर में कमजोरियां मुकम्मल करके वहां से निकल गए। हमें अपनी कमजोरी जो है, जो माली कमजोरी है, वो सामने जरूर रखना होगी। जिस दिन वजारत खजाना के वजीर, हमारे वजीर खजाना नेशनल असेंबली में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इस साल हमारे अखराजात जो हैं वो 8,500 अरब होंगे, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, वो सिर्फ 5,000 अरब हैं, जिसका मतलब है कि 3 से 4,000 अरब का कर्जा लेना पड़ेगा। तो फिर उसी दिन हम इस चीज़ का ऐलान कर देते हैं कि हम खुद मुख्तार नहीं रह सकते, हम आज़ाद फैसला साजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बैरूनी ताकतों का, बैरूनी मालियाती इदारों से रकूम चाहिए होंगी अपने बजट खसारे को पूरा करने के लिए। तो उसके एवज बैरूनी ताकतें जो हैं वो हमारी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हैं, और फेटफ और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये सारे इदारे जो हैं, ये उन ताकतवर जो ममालिक हैं उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने में उनके हाथ समझिए कि औजार इस्तेमाल होते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब अपना कीमती वक्त सबसे पहले पाकिस्तान को देने के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बात की कि मंगोलिया तक निकल गया इस ग्रे लिस्ट से, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी, हम इस वक्त जो है ये इजलास जो है बेहतर साबित होगा हमारे लिए, और पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत काविशें की हैं, और इसका जो है मतलब हम देखें तो इजहार भी किया जाता है कि जी कि हाँ पाकिस्तान ने काविशें की हैं, सराहा भी जाता है हमारे इक़दामात को। अब हम देखते हैं कि क्या फैसला वहाँ पर होगा, फिर से एक दफ़ा लटका तो नहीं दिया जाएगा, हम तो पुरुमीद हैं कि नहीं लटकाया जाएगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और ब्रेक लेते हैं,
ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. सुबह